अटल बिहारी वाजपेयी, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। भारतीय राजनीति में ये एक पूरा अध्याय है। एक प्रधानमंत्री, एक कवि, एक जबरदस्त वक्ता और एक ऐसे राजनेता जिन्हें हर कोई सम्मान देता था। तो चलिए आज उनके इसी असाधारण सफर को करीब से समझते हैं। अच्छा, इस कहानी की शुरुआत ना एक भविष्यवाणी से करते हैं। एक ऐसी भविष्यवाणी जो इसके सच होने से दशकों, जी हाँ, दशकों पहले की गई थी। और ये शब्द थे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के, जब उन्होंने संसद में एक नौजवान वाजपेयी को पहली बार बोलते हुए सुना था। वाजपेयी जी को एक राजनेता के तौर पर समझने के लिए हमें पहले उस नौजवान को जानना होगा जिसके जीवन की बुनियाद कविता और राष्ट्रवाद की स्याही से लिखी गई थी। देखिए, वाजपेयी जी की परवरिश एक बहुत ही साधारण मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुई थी। यहाँ दौलत से कहीं ज्यादा कीमत विचारों और शब्दों की थी। उनके घर में कविता मानो हवा में घुली थी और राष्ट्रवाद उनके संस्कारों का एक अहम हिस्सा था। और शायद इसीलिए शब्द उनके सबसे बड़े हथियार बने, चाहे वो कविता लिखने के लिए हो या फिर संसद में भाषण देने के लिए। उनके शुरुआती जीवन में ना कई चीजें एक साथ चल रही थी। एक तरफ आरएसएस से उन्हें एक विचारधारा की जमीन मिली, तो दूसरी तरफ पत्रकारिता ने उनके विचारों को, उनकी कलम को और तेज किया। भाषा पर उनकी जो जबरदस्त पकड़ थी और बहस करने की जो कला थी, उसने उन्हें राजनीति के लिए मानो तैयारी कर दिया था। और यहीं से भारतीय जनसंघ के साथ उनका असल राजनीतिक सफर शुरू होता है। अब एक दिलचस्प बात यह है कि सत्ता में आने से बहुत पहले वाजपेयी जी ने लगभग 4 दशक विपक्ष में गुजारे। और यही वो दौर था जिसने उन्हें एक शानदार वक्ता के तौर पर तराशा और एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो सरकार में ना होते हुए भी बेहद प्रभावशाली था। ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, ये उनके 40 साल से भी ज्यादा लंबे संसदीय जीवन की कहानी कहती है। ये सफर संघर्षों से भरा था, सिद्धांतों पर टिके रहने की कहानी थी और धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ने की एक सच्ची मिसाल है। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था। सोचिए, पहली बार दुनिया के इतने बड़े मंच पर किसी भारतीय नेता ने हिंदी में अपनी बात रखी। मैं भारतीय जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। ये भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत मजबूत प्रतीक बन गया था उस दिन। तो दशकों तक विपक्ष की एक बुलंद आवाज बने रहने के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का उनका रास्ता काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। 1975 का वो दौर जब भारतीय लोकतंत्र पर इमरजेंसी का काला साया मंडरा रहा था। वाजपेयी उन हजारों लोगों में से थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की, और इसकी कीमत उन्हें जेल जाकर चुकानी पड़ी। ये उनके उसूलों की लड़ाई थी, सत्ता की नहीं। ये लड़ाई भारत की आत्मा के लिए थी। उनकी लगन का अंदाजा इसी बात से लगता है कि वो 3 बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार सिर्फ 13 दिन के लिए, दूसरी बार 13 महीने के लिए, और फिर आखिरकार 1999 में उन्हें पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का मौका मिला। ये वो दौर था जब भारत की राजनीति में बहुत उथल-पुथल थी और उस अस्थिरता पर उन्होंने आखिरकार विजय पाई। एक बार जब उन्हें स्थिर सरकार मिली तो वाजपेयी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे पर भारत की जगह को एक नई परिभाषा दी। इस कदम के बाद भारत पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे। दुनिया भर में इसकी बहुत आलोचना हुई, लेकिन देश के अंदर इस फैसले का जबरदस्त स्वागत हुआ था। असल में वाजपेयी के लिए ये परमाणु परीक्षण सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं था। नहीं, ये दुनिया के सामने भारत के आत्मसम्मान और अपनी सुरक्षा करने के हक का एक ऐलान था। और उनका ये बयान उसी भावना को साफ साफ जाहिर करता है। कहते हैं किसी भी नेता की असली पहचान संकट के समय ही होती है, और वाजपेयी का कार्यकाल ऐसी कई परीक्षाओं से भरा हुआ था। दोस्ती की पहल से लेकर युद्ध के मैदान तक। दोस्ती की एक ऐसी पहल थी जो इतिहास में दर्ज हो गई। एक प्रधानमंत्री का बस से पड़ोसी मुल्क जाना, ये शांति का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश था। लेकिन इस पहल के कुछ ही समय बाद हालात पूरी तरह से बदल गए। लाहौर बस यात्रा और फिर कारगिल युद्ध। ये जो विरोधाभास है, ये दिखाता है कि उन्हें पाकिस्तान के साथ कितने मुश्किल और नाजुक रिश्तों को संभालना पड़ रहा था। उनके कार्यकाल के सबसे मुश्किल और शायद सबसे ज्यादा चर्चित अध्यायों में से एक थे गुजरात दंगे। इस दौरान उनकी भूमिका पर आज भी बहस होती है। एक तरफ उन्होंने सार्वजनिक मंच से तब के मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाने की नसीहत दी, तो वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का यह मानना था कि हिंसा को रोकने के लिए और मजबूत प्रशासनिक कदम उठाए जाने चाहिए थे। तो जब हम वाजपेयी के कार्यकाल की विरासत को देखते हैं
तो दो चीजें प्रमुखता से उभर कर सामने आती हैं। एक, देश का बुनियादी ढांचा, और दूसरी, राजनीतिक सहमति बनाने की उनकी कमाल की क्षमता। ये जो बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स थे, इन्होंने भारत के आधुनिक आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी की नींव रखी। सोचिए, स्वर्णिम चतुर्भुज ने देश को सड़कों से जोड़ा, तो दूरसंचार क्रांति ने लोगों को एक दूसरे से। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, उनके व्यक्तित्व में एक कवि की संवेदनशीलता थी, एक महान वक्ता का तेज था और एक ऐसे राजनेता का धैर्य था जो सबसे मुश्किल हालात में भी बातचीत का रास्ता खुला रखता था। और शायद यही वो वजह थी कि वो अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों के गठबंधन को पूरे 5 साल तक एक साथ लेकर चल सके। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि किसी नेता की विरासत को आखिर कैसे आंका जाए? क्या उनके सामने आई चुनौतियों से, उनके द्वारा लागू की गई नीतियों से, या फिर उन सिद्धांतों से जिन्हें वो अपनी जिंदगी में जीते थे? वाजपेयी का जीवन हमें कोई एक सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि एक ऐसी जटिल तस्वीर हमारे सामने छोड़ जाता है जिस पर आज भी भारत और दुनिया में मंथन जारी। 2018 में वाजपेयी जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि उनके जन्मदिन 25 दिसंबर को अब सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। ये उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि है और एक याद कि राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि सेवा और उसूलों का नाम भी हो सकती है।